अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आज का दिन अच्छा गुजरे और अच्छे तरीके से आज का दिन इख्तिताम पजीर भी हो, यानी कि पाकिस्तान आज मैच जीत जाए। ये हर पाकिस्तानी ये दुआ कर रहा है और लाहौर ये बड़े पुरज़्म है जी, एक बार फिर जीत जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर बने और हम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करें। कल का मैच भी बड़ा सनसनीखेज था जी, एक्सपेक्टेड नहीं था और लिटरली 12-13 ओवर्स के बाद सेकेंड इनिंग्स में लग रहा था कि न्यूजीलैंड के हाथ से ये मैच निकल गया है, लेकिन एकदम से काया पलट गई, गेम चेंज हो गई और न्यूजीलैंड जीत गया और न्यूजीलैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। और अब हम दुआ ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ टाकरा करे, यानी कि आज ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। इस पर आज हम बात करेंगे शो में जी, और बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत सी खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, एक दिन एक नेकी की तरफ। एक दिन एक नेकी में आज का मैसेज देखते हैं। मदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज का मैसेज मेरा ये है कि देखना, मेहमान नवाज़ी का अहतमाम करना, मेहमानों का इकराम करना। मुझे इसमें एक हदीस याद आ गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका ये थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाया करते थे, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। एक दफ़ा एक मजूसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तरख़ान पे आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कहा, अगर तू मुसलमान हो जाता तो मैं तुझे अपने साथ खाना खिला सकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अपने दस्तरख़ान से उठा दिया। वही आई, ए इब्राहीम, इसने हमारी 70 साल नाफरमानी की, हमने इसे एक मर्तबा भी अपने दस्तरख़ान से नहीं उठाया। इब्राहीम, तेरे पास एक मर्तबा आया, तूने उसे उठा दिया। रिवायात में आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भागे भागे निकले, उसको बुला के लेके आए। जब उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस खुलुक़ को देखा तो वो फ़ौरन उसने कलमा पढ़ लिया। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेहमान नवाज़ी का अहतमाम करना, अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और इसी के साथ हम अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे। सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर आमिर रज़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इत्तफ़ाक़िया तौर पर आमिर भाई आज हमारे साथ आप स्टूडियो में हैं और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के हवाले से। सही कह, पूरी ज़िंदगी गुजारी आपने स्पोर्ट्स के साथ, वर्ल्ड कप्स कवर किए बहुत सारे, लेकिन पता नहीं क्या है कि मैं हमेशा जो इस तरह के नॉकआउट राउंड्स होते हैं और उसमें अगर पाकिस्तान का मुकाबला किसी टीम के साथ भी हो तो मैं क्यों डर जाता हूँ। मुझे आज तक इस फीलिंग्स का मैं सीमल इजहार नहीं कर पाता। मतलब अभी भी आपने जब बात की ना, मैं तो कह रहा था कि शायद आप अखबार की इस पे जाएंगे, कोई डेंगी पे जाएंगे। आपने अचानक जब कहा कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो जैसे कहते हैं कि आप रोंगटे खड़े हो गए। मेरा क्योंकि वो जज्बा जो है बीइंग पाकिस्तानी वो जाग जाता है उसमें। और मुझमें, हालांकि मैं अपनी बेटी को भी ये समझाया करता हूँ कि रिपोर्टर का दिल नहीं होता और वो बिल्कुल बात करता है जो उसको महसूस होती है, जो फील होती है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान का क्रिकेट का या हॉकी का किसी गेम का मैच हो, इवन आपने देखा जेवलिन थ्रो जिस दिन फेंका जा रहा था उस दिन भी पाकिस्तानियों के दिल साथ धड़क रहे थे। तो ये स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है और स्पोर्ट्स लविंग कंट्री का ये बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, आप अपनी बात करें, मेरे अब्बा स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स राइटर हैं, फीचर्स लिखते हैं। आप बिलीव करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हो रहा था तो वो अंदर कमरे में बैठे थे और बाहर अंदर से आवाज़ लगा रहे थे, मुझे स्कोर बता दो, मेरे से देखा नहीं जाएगा। उनका भी दिल इतना छोटा है, मतलब हर कोई इतना गहराई से इस स्पोर्ट्स को महसूस करता है। और हम लोग जो कि स्पोर्ट्स से वाबस्ता होते हैं तो हमें तो ज़्यादा फील होता है, मैं सच्ची बात करूँ। क्योंकि ये प्लेयर्स जब आए, मुझे याद है जब शुएब मलिक अंडर 19 के ट्रायल्स के लिए आने थे तो सियालकोट में एक दोस्त ने इनके साथ तारफ़ कराया था, आसिफ बाजवा ने, और कहा था ये बच्चा बड़ा अच्छा है और ये क्रिकेट खेले। जब भी वो सामने आता है इस तरह की लम्हात मुझे याद आते हैं। और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं जो हमारे सामने अंडर 16 में आए, अंडर 17 में आए, अंडर 19 में आए,
आज वो माशाल्लाह से नेशनल टीम में है। और तो अच्छा वो perform जज्बा जो कर है रहे हैं। जैसे अपने बच्चे को खेलता देख के आपको होता जी। है, मुझे आजकल वो महसूस होता है। बिल्कुल। अच्छा, कल के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल एक्सपेक्टेड नहीं था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, तमाम ऑड्स उनके अगेंस्ट ही थे, इंग्लैंड को जितवाना था ये कहा जा रहा था। हम तो चाह रहे थे वैसे न्यूजीलैंड जीत जाए, हमारा कंपटीशन जो है वो फाइनल में जब टकरा हो तो न्यूजीलैंड से हो, लेकिन कल क्या हुआ, आखिरी 4-5 ओवर्स में गेम बदल गई। अच्छा, अपना आपस की बात है, कल मैं चाह रहा था कि इंग्लैंड जीते और न्यूजीलैंड को इस गो हम हरा चुके हैं, लेकिन ये टीम बहुत अच्छी है। और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने जो टॉस जीता फुल बैटिंग पिच के ऊपर, उसने मुखालिफ टीम को खेलने के लिए कहा, तो वहाँ पर मैच जो है मैं समझ रहा था कि न्यूजीलैंड आधे से ज़्यादा यानी 50% मैच जो है वो जीत चुका था। और उसकी वजह वो ड्यू फैक्टर है जिसमें बॉल आपके हाथ में नहीं आता, चाहे स्पिनर्स हों, चाहे आपके फास्ट बॉलर्स हों, चाहे फील्डर्स हों, तो बॉल आपके हाथों में से निकलता है। तो न्यूजीलैंड ने बेहतर फैसला किया और उस बेहतर फैसले का नतीजा आपके सामने है कि जब सेकंड टाइम पे उन्होंने इस बैटिंग पिच पर बैटिंग की तो बॉल जो था वो मुसलसल घास में जब ट्रेवल करता है तो वो स्वेट हो जाता है, और स्वेट बॉल जो है वो ना फास्ट बॉलर के हाथ में रहता है, ना फील्डर के हाथ में सही तरीके से आता है, ना स्पिनर्स के हाथ में आता है। उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। गो शुरू में 2 विकेटें खो भी दी उन्होंने, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनकी विकेटें गिर भी रही थी, लेकिन उनका प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था, ना टीम के चेहरों पर ना उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। यार न्यूजीलैंड इस पूरे टूर्नामेंट में, मैं जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था इत्तेफाक से उस दिन भी तबसरा कर रहा था, तो मैंने ये कहा था कि डार्क हॉर्स है, दुआ करें कि इस मरहले से हम निकलें और ये न्यूजीलैंड दोबारा हमारे सामने ना आए। हाँ, हम थोड़ा सा परेशान हो गए होते थे, हैं। हमने मीम्स रोक दी थी अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूजीलैंड की टीम का जो मजाक उड़ाया जा रहा था, सिक्योरिटी सिक्योरिटी के नारे वो भी रोक दिए, लेकिन फिर हम जीत गए। बहरहाल आज बड़ा सनसनीखेज मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक जो हैं वो थोड़े से बीमार हैं, दे आर डाउन विद फ्लू। फिट तो हैं खेलने के लिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी मजबूत है? ये क्या किया आपने? ये है फ्लू कुछ नहीं है, और फ्लू है, और ये एक मेडिसिन की एक गोली की होता है, उसके बाद आराम है। आप लोगों को भी मतलब एक गोली की मार था और अब शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान मारेंगे। फिट हैं बहुत सारे लोग उस पर, अब यूट्यूबर्स तो इसको इंडिया की साजिश तक ले गए और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। फ्लू है, प्लेयर्स को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, आपको भी हो, गर्म कहवा पिए, एक गोली लें और सो जाएं। सो जाने से आपका फ्लू 90% ठीक हो जाता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वायरल होता है और सारे प्लेयर माशाल्लाह से फिट हैं, अच्छे जवान लोग हैं। अब रिजवान से क्या कहें कि वो कोई बुढ़ापे की उम्र में तो नहीं है, शोएब भी जवान है। उनकी अगर सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली तस्वीरें अच्छा, देखें। शोएब के साथ अक्सर लोग लिख रहे थे ओल्ड इज गोल्ड, मुझे मजा नहीं आ रहा था, मैं कह रही थी वो तो यंग है, जिस तरह ओल्ड से क्या वो होता मॉडलिंग है? कर रहा है, जवान नहीं कर सकते, जवान तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तो ये फ्लू वगैरह का होना और इस तरह की चीज़ें होना ये आम रूटीन की बात है। मैं नहीं समझता पूरी टीम जो है वो वैक्सीनेटेड है, तो वो भी खतरा नहीं है। जी जी, जैसे हम लोग वैक्सीनेटेड है, ये तो मैंने ऐसे ही मौक में आप लोगों को ऐसे ही करके दिखाया ना कि ये पड़ा है फ्लू। ये है फ्लू और कुछ भी नहीं। और फ्लू हुआ, डॉक्टर ने आराम का कह दिया, उसको कहाँ के ताने कहाँ के बाने जोड़ दिए। लेकिन एक बात और बताऊँ, हिमल के 11 प्लेयर्स की टीम होती है क्रिकेट में, ये एक आध प्लेयर की नहीं है। आप गिनते चले जाओ, आपने जितने मैचेस खेले 4 मैचेस में आपके अलग अलग मैन ऑफ द मैचेस जी जी थे, बिल्कुल। और हर एक ने अपनी अपनी जगह पर और ये बात कल बाबर आजम ने भी की, उन्होंने एक इंटरव्यू में पिछले दिनों उन 4 में से 3 जो हैं वो अभी तक माशाल्लाह से फिट हैं। उनमें से एक शोएब मलिक जो हैं उनको फ्लू हुआ है, और उनके फ्लू के साथ हल्का सा बुखार हो गया, जो कि इसकी नेचुरल फ्लू के साथ हो जाती हैं चीज़ें। तो अब मेरा ख्याल है कि आज का दिन गुजरेगा। कल उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की, दोनों ने अच्छा आराम किया होगा, डॉक्टर्स की हिदायत पे अमल किया होगा, तो आज वो खेलने के काबिल वगैरह। अगर ना भी हुए, अल्लाह ना करे, अगर ना भी हुए तो आपके पास रिजवान की जगह पे सरफराज बैठा हुआ है। लेकिन तो अल्लाह ना करे जी, टीम चेंज ना हो और ये विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो हमें बहुत अच्छी बात है। और फिर लेकिन आप लोगों को ये भी बताएं, हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे वहाँ पे जाने वाले प्लेयर्स की तादाद 16 है, और उसमें से 11 प्लेयर्स जो हैं वो मैदान में खेलते हैं। जो बाहर बैठे हैं वो भी उतने ही बड़े प्लेयर हैं, बिल्कुल सही, वो भी उतना ही परफॉर्म करना चाहते हैं, उनका जिगरा भी उतना ही है। आप सब के लिए जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। मैं कल एक तस्वीर देख रहा था जिसमें पूरी टीम खड़ी थी और सब दुआ गो थे, तो बड़ी अच्छी
जी आज पूरी कौम की दुआएं अपनी टीम के साथ हैं। गुड लक टीम पाकिस्तान, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए बड़ी बड़ी टीमों को हराकर। और ऐसा नहीं है कि हम आपको जज करेंगे अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, लेकिन दुआएं आपके साथ हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें और हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। एक छोटा सा मोन्टाज हमने अपनी टीम के लिए बनाया है, वो दिखाते हैं आपको। ये है हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन। और अभी जैसे आमिर भाई आप कह रहे थे, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए ये मोन्टाज देखकर और आंखों में हल्की सी नमी भी आ गई कि ये वो हमारे शेर वीर जो हमें इंशाल्लाह जरूर फख्र करने पर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और हम ये वर्ल्ड कप इंशाल्लाह अपने घर लेकर आएंगे। और गुड लक टीम पाकिस्तान एंड कप्तान बाबर आजम, आप बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और वो जिसे कहते हैं ना लाहौरी अंदाज में, वीरे ऐसे ही खेलना है और ऐसे ही जीतना है। अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे, फिर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आज सारा दिन तो मैच की बातें होती ही रहेंगी और वो जो जिसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट लेवल भी आपका बढ़ता चला जाएगा, एंजाइटी भी होगी थोड़ी सी, तो उसको कंट्रोल रखना है और दुआओं में कन्वर्ट करना है। फिलहाल हम चलते हैं अपनी बाकी स्टोरीज़ की तरफ और टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं आज की। सबसे पहली स्टोरी है जी हमारी, आलूदगी का बड़ा खतरा है, सांस लेना बहाल हो चुका है, स्मॉग के बायस गले और आंख के अमराज बढ़ने लगे। दूसरी जानिब डेंगू की शहर लाहौर डेंगू मच्छर की जद में डेंगू के फैलाव की वजह से इंतजामिया की नाअहली सामने आने लगी। लेस्को में करोड़ों रुपए का नया स्कैंडल, लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से करोड़ों के ट्रांसफार्मर गायब। और एप्का मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा धरने में तब्दील, 22 इजलास से आए मुलाजमीन के सेक्रेटेरिएट के गेट के आगे डेरे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे आमिर भाई से। आमिर भाई अभी आलूदगी का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हम डीपर भी ले लें बाहर इस वक्त सूरत हाल क्या है। कोमल हमारे साथ हैं। कोमल बताइएगा आज सुबह का इंडेक्स क्या है एयर क्वालिटी? सिमल शहर लाहौर स्मोक की लपेट में है। दिन ब दिन फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होने की वजह से लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स भी अच्छी खासी मुतासिर हो रही है और आज 387 तक जा पहुंची है। रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए शहरियों को बार बार हिदायत की जाती है घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। आंखों के चुभन की वजह से जो है वो शहरियों को ये हिदायत की जा रही है कि ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें अगर उन्होंने इन जो दीगर बीमारियाँ हैं उनसे बचना है। तो रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से जहाँ पर माहौल पर भी अच्छी खासे असरात मुरतब हो रहे हैं, वही इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मिज़र भी है। लाहौर के दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो आज जो दर्जा हरारत है वो 57 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त मौसम जो है वो सर्द और खुश्क है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। और दिन ब दिन के हवाले से बात कर ली जाए तो दिन भर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि हवा 0 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं चल रही। और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 68% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि रवा हफ्ता जो है वो मौसम इसी तरह खुश्क रहने वाला है। बारिशों का सिलसिला चूंकि अभी शहर लाहौर में दाखिल नहीं हुआ, इस वजह से जो है वो मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। बहुत शुक्रिया कोमल, आप हमारे साथ मौजूद थी। मौसम सर्द और खुश्क, लेकिन महसूस बिल्कुल नहीं हो रहा खुश्क, पता लग रहा है सर्दी अभी आई नहीं है। आमिर भाई लॉन के कपड़े अभी तक ऊपर नहीं गए, तो आपको पता है हमारा तो सर्दियों का सीजन शुरू ही यहाँ से होता है जब कपड़े चेंज हो जाए। अब नहीं, पंखा बंद होने को हम सर्दी कहते हैं, अभी नहीं, सच्ची बात है। और पंखा मैंने तो भाई बंद कर दिया। अच्छा, मेरा नहीं बंद हुआ, आपका नहीं होगा, लेकिन पंखा बंद करें, खिड़की खोल दें किसी और उसमें सांस लें, आपको अच्छा फील होगा। अच्छा फील होगा, स्मॉग में अच्छा फील होगा। नहीं, स्मॉग में आप ओपन एरिया में नहीं जाएं। आलूदगी है आप देखें सीमल, आप ओपन एयर में ना जाएं और वहाँ लंबे लंबे सांस ना लें। आजकल आप सुबह के वक्त में अपनी वॉक को भी कम कर दें अगर करते हैं तो, और अगर जॉगिंग करते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे फेफड़े ज़्यादा सांस अंदर खींचेंगे और ज़्यादा आलूदगी जो है वो अंदर जाएगी और ये आपके लिए एक मसला बन सकता है, जो बाद आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। इसको अभी से सोच लें। अगर आपके पास थ्रेडमिल है या तो घर पे जिम में चले जाएं, इंडोर एक्टिविटीज़ पे करें, उसमें स्मोक कम होती है। जो मैंने आपसे कहा, हल्की सी खिड़की खोल लें। कुछ नहीं कर पा रही है आमिर भाई, एक्सपेक्टेड था स्मॉग आएगी। मुझसे पूछिए, ब्रेक में आप अक्सर हम लाहौर के मुजाफाती इलाकों का जिक्र करते हैं ना, तो मैं बरकी रोड पर रहती हूँ, वो मुजाफाती इलाकों में शामिल हो जाता है। इस कदर स्मॉग है कि घर के अंदर धुआं जलने की स्मेल में। अभी ब्रेक में आप मुझसे पूछ रहे थे कि लास्ट टाइम आप कहाँ थे जुमेरात को ना, तो मैं अब भावलपुर के सफ़र में था जी, वहाँ भावलपुर और मुल्तान गया था। सारे रास्ते फसलों को आग लगते और धुआं उठते देखा
और धुएं के इतने बादल थे। मैं था, शहजाद जैदी साहब थे, अली ख़ान थे, अदील थे मेरे प्रोड्यूसर, 4 लोग हम हैरान थे कि कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है उसकी रेट। बिल्कुल आप लाहौर से अभी बाहर भी नहीं निकले तो आग उन्होंने फसलों को दिखाई हुई है, धुआं उठ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, आप अगर महकमे से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हमने 173 चलान काटे हैं। किस चीज़ के चलान काटे, कहाँ आपने पाबंदी लगाई थी, किसने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया? उसके बाद आप अगर स्मोक का और धुएं का रोना रोते हैं और लोगों को कहते हैं एहतियात करें, जैसे अभी कोमल भी कह रही थी कि मास्क पहने, तो खुदारा ये जो है इस पर अमल दरामद कराना गवर्नमेंट का काम होता है। वो इस स्मोक को रोके। सारे का सारा इल्ज़ाम हम इंडिया पे लगाते हैं, लेकिन अपनी फसलों को भी आग हम लगा रहे हैं, इसी तरह से धुआं उठा रहे हैं। उनका धुआं है। फिर आपकी, मैं सुबह आ रहा था तो मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट की गाड़ी गुजरी, चाहे वो बस थी, चाहे वो LWMC का ट्रक था, छोड़ रहे थे वो। इतने धुआं छोड़ते हैं वो, और डीजल जलता है उनका। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि इकदाम तो किए हैं कि वार्डन्स को भी इख्तियारात दे दिए कि धुआं छोड़ती गाड़ी अगर आपको नजर आए तो 2000 रुपये का आप चालान कर सकते हैं। वैसे उनकी जो मैक्सिमम चालान की कैपेसिटी है वो 1000 रुपये है, लेकिन आलूदगी के बेस पर आप 2000 रुपये करेंगे। सनती यूनिट बंद किया, कमिश्नर साहब भी छापे मार रहे हैं। भट्टा जो भट्टे हैं, जो ईंटों के भट्टे हैं, उसके ऊपर जिगजैग फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद ये कंट्रोल नहीं हो रही है। तो नाअहली कहाँ पर है? नाअहली हुकूमत की सतह पे है और कहाँ पे है? देखिए, आपने ट्रैफिक पुलिस वाले को दे दिया, मुझे बताएं वो किसी सरकारी गाड़ी को रोक के चलान करता है? नहीं। किसी बड़ी गाड़ी को रोक के चलान नहीं कर सकते। सारी गाड़ियाँ जो हैं, नहीं, बड़ी गाड़ियाँ जिनके पास हैं भाई, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं, वो उन्होंने मेंटेन रखी होती हैं, नहीं, मैंने वो उसको धुआं देने नहीं देती। सही कह रहे हैं आप। और ये जो बसें हैं, जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी मैं देखता हूँ सरकार की हैं। जो सुबह सुबह PHA के वो जो है पानी लगा रहे होते हैं, धुआं दे रहे होते हैं बिल्कुल, और उनको ट्रैफिक पुलिस वाला उस बेचारे को क्या करे? हाँ, छोटे रक्शे वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, उसका ज़रा सा धुआं आपको नजर आए, आपको ट्रैफिक वार्डन भी जो है वो एक्टिव नजर आएगा। लेकिन सरकार की सतह पर इनकी मेंटेनेंस कौन कराता है? आपको पता है, ये जितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं, इनका मोबाइल खुला होता है, मिलता है इनको थैलियों में, डब्बा पैक नहीं होता। यानी ये जिक का नहीं होएगा या किसी और कंपनी, चले मैंने नाम भी ले दिया, किसी और कंपनी का नहीं होगा, ये थैलियों में खुला ठेके से मिलता है और वो ही डाला जाता है इन गाड़ियों के अंदर। मुझे बताएं इनकी कैपेसिटी क्या रह जाएगी इंजन की? तो इंजन खराब नहीं होंगे तो क्या होएगा? डीजल ये बेचते हैं, मोबाइल ये बेचते हैं, में आलूदगी आएगी। और सफर कौन करता है आमिर भाई? हम। कोई गले की बीमारियां, नज़ला, मैं ये हैरान होता हूँ कि बुजदार साहब जो हैं वो खाली रोड पे इनकी अक्सर वीडियो आई होती है, कोई घूम रहे तो क्या उनको ये ट्रक, ये उनको इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती है मेरे से? आप शहर के अंदर, आप अंदरून शहर में शाम के बाद जा नहीं सकते, इतना ट्रक आता है वहाँ पे। कभी किसी ने सोचा कि यार ये ट्रकों के अड्डे बाहर निकलने चाहिए? क्यों अंदर हैं ये बहुत खुली जगह पे हुए ताकि वहाँ का धुआं वहाँ से निकल जाए। वो सारा दिन शहर में फैलता रहता है जी। आप लोगों को एहसास नहीं है। और गवर्नमेंट जो है वो, बुजदार साहब जो हैं वो खुली रोड्स पे घूमते हैं। ज़रा निकले ना, ज़रा जाएं अंदर, चलें मरखजार की तरफ जाएं, मैं अपनी सोसाइटी का नाम ले देता हूँ, वहाँ जाएं, बंद रोड के साथ साथ वाली रोड पे जाएं, जहाँ आपको ट्रक ट्रॉलर इस तरह की चीज़ें मिलेंगी और आपको धुआं नज़र आएगा। और ज़रा लाहौर से बाहर, क्योंकि वो भी जनूबी पंजाब के, और मैं जनूबी पंजाब ही गया था, तो अगर जाएँ तो खुदारा अपनी गाड़ी के दोनों तरफ देखें, आपको धुएँ के बादल उठते हुए नज़र आएंगे। कोई महकमा इस पर काम करने को तैयार नहीं है। आप ट्रैफिक वार्डन्स का रोना रोती हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपका महकमा माहौलियात है, सबसे हद हराम महकमा ये है। अच्छा, आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर दिया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उनकी नालायकी और ज़िद ज़रूर है कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मानने पर तैयार नहीं होते। अपने अलावा किसी और का इंडेक्स वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं स्मॉग है ही नहीं है, आलूदगी है ही नहीं है, ये नॉर्मल है, ख़त्म हो जाएगी। वो जैसे कहते हैं ना, रब सबब छोड़ा हुआ है सब कुछ, वो चाहे स्मॉग है या मेरी अगली खबर डेंगी है कि बारिश होगी, मौसम बेहतर होगा तो खुद ब खुद ये मुसीबतें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। टेम्परेचर 12 पे आएगा तो डेंगू खत्म हो जाएगा। ये मुझे लगता है सारे इज्तिमाई दुआएं कर रहे होते हैं, कमरों में बैठकर दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह ताला से कि बस आप ही हमारा सहारा है। और ये बात भी ठीक है कि अल्लाह ताला ही सहारा है, गवर्नेंस गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट कमाल पे कमाल कर रही है, कुछ नहीं कर रही। ना इन्होंने डेंगू के लिए कुछ किया, ना इन्होंने स्मोक के लिए कुछ किया। हर साल स्मोक आती है, हर साल डेंगू आता है। क्या आपको सीमल डेंगू आने से पहले कहीं कोई तैयारी नजर आई थी? आप भी इसी माशरे में रहती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यूज़ से वो बसता हैं, प्रोग्राम्स करती हैं, लोगों से मिलती हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग है,
इर्द गिर्द के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, किसी ने बताया हो कि उनके इलाके में गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई की हो, पानी खड़ा है। शिकायतें इस जरूर आई पीको रोड पे, मैं इस प्रोग्राम में मेरा ख्याल है तीसरी मरतबा कहने लगा हूं, इस पीको रोड पे एक जगहों पे फवारे बनाए गए थे किसी ज़माने में, वो बंद पड़े हैं, लेकिन उन फवारों के अंदर आज भी बारिशी पानी मौजूद है। कोई इसकी सफाई कराने, और जब आपको वो सुबह को PHA वाला पानी लगाने आता है पौधों को, तो वो उस फुहारे को भी धो के जाता है ताकि उसके अंदर मजीद पानी जमा रहे। तो ये तो एक चम्मच पानी, एक माहिर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा 1 चम्मच हो ना पानी का, जो ये मच्छर उसमें भी हजारों अंडे बिल्कुल दे सही सकता कह रहे है। हैं। आमिर भाई, आपको याद परवरिश है कर सकते हैं। हमारी फिंगर टिप्स पे हुआ करती थी 2011 से, जब डेंगू शुरू हुआ, ट्रेनिंग हुई बाकायदा, और सड़कों पर आपको स्टीमर्स नजर आते थे, ऐसी अवेयरनेस होती थी कि बच्चे बच्चे की फिंगर टिप्स पे होता था, और घर जाके बच्चे आगे कहते थे मामा फ्रिज की ट्रे साफ किया आपने, डिस्पेंसर की ट्रे साफ की है। अब अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को वो रिमाइंडर ही नहीं दिया गया, और जब डेंगू काबू से बाहर हो रहा है तो आप ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो जो स्प्रे कराए जाते थे, जो धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती थी, उसका कोई फायदा नहीं था। अगर फायदा नहीं था तो फिर शहबाज शरीफ साहब के दौर में वो कंट्रोल कैसे हो गया? आप मुझे ये बताओ, उस दौर में तो मछली मंगवाई गई जो इनके अंडे खाती है शौक से, हमको याद है इस अभी बात भी का? है, अभी भी है, और वो कॉस्मेटिक तौर पर अभी भी है। वो मुख्तलिफ जो आपके स्विमिंग पूल्स हैं या जो आपके गोल्फ कोर्सेज हैं, उनके अंदर जो पानी की डेप्थ बनाई होती हैं, उनके अंदर वो मछली पाली जाती थी ताकि वो डेंगू मच्छर को खाए। इस लेवल तक जाके शहबाज शरीफ ने सोचा था, वो जिस लेवल तक उसने सोचा था, रिकॉर्ड कहते हैं कि हमें सुबह 6 बजे बुला लिया जाता था और रात 8 बजे एंडिंग ब्रीफिंग ली जाती थी। अब कोई बुलाता है ऐसी मीटिंग्स? अब कोई करता है इस तरह की? सिमल, मैंने एक मीटिंग अटेंड की हुई है सुबह 7 बजे की, और उसमें जिस तरह से कांप रहे होते थे लोग और ब्यूरोक्रेट्स आपके, शहबाज शरीफ के और उसके साथ टीम देखें, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ऐसी टीम थी जो सबको जगाए रखती थी। मुझे याद है कि कोई MPA MNA घर में रह नहीं सकता था, वो अपने इलाके में जाता था, लोगों से मिलता था, विज़िट करता था। आप मुझे बताएं आज के दौर में कौन आया आपके घर में कहने के लिए कि भाई आपके घर में पानी वाला कोई बर्तन तो नहीं है, कोई आपके पास इस तरह की चीज़, फ्रिज का ट्रे जो है खाली है? आपने जो सही बात की, स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब जाके हम डेंगू से बचे थे। लेकिन ये पता नहीं किस किस्म की हुकूमत, डेंगू हुकूमत कहना चाहिए, मैं इसको डेंगू हुकूमत कहता हूँ, ये नाहली, ये नालायकी का डेंगू है जो हमें काट रहा है, ये इनके सोए हुए ज़मीर का डेंगू है। चलें, आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मौसम की शिद्दत क्या इसे भी बहा ले जाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, शायद ज़रा सा थम जाए, जिसकी हम दुआ भी कर रहे हैं। और मैं कल दोस्तों को बता रहा था कि हमारी फजर की नमाज जब होती है, बल्कि मैं बाकी नमाज तो दफ्तर में अदा करता हूँ, तो हमारे इमाम ने ये दुआ का हिस्सा बना लिया कि या अल्लाह हम सबको इस डेंगू के अजाब से निजात अता फरमा और इसके बुखार से बचा। आप देखें, कल 2 पुलिस एहलकार समेत 6 शहरी दम तोड़ गए। आज 24 घंटों में जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, 1 शहरी जाँ बहक हुआ। हमारे पुलिस अफसरान, हमारे वो तमाम फ्रंट फोर्स लोग जो आउटडोर में ड्यूटी करने पर मजबूर हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, हेड कांस्टेबल इफ्तिखार हुसैन, कांस्टेबल मोहम्मद अरशद, कुर्बान लाइन का अहमद अली खान जाँ बहक हुए। इतने लोग इसकी सिवेरिटी से इस दुनिया से जा रहे हैं, फिर भी एहसास नहीं हो रहा गवर्नमेंट को कि वो कुछ थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो। सिमल 25 साल 26 साल के बच्चे, जवान बच्चे जो है, कल शहजाद अब्दाली ने भी एक बच्चे का बताया था, तस्वीर देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ, डेंगू से हलाक हुआ। मेरे मोहल्ले में एक 25 साल की लड़की जो है वो डेंगू से हलाक हो गई, नौजवानों में जा रहा है। और मैं तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से अपने HR को रिक्वेस्ट करूँगा, जाके बाहर फ़ोन भी करूँगा उनको कि खुदारा अपने दफ्तर के लोगों को भी ये स्लीवलेस और ये जो हाफ स्लीव बाजू वाली T-शर्ट्स हैं ये पहनने से मना करें। अभी मैं ताहिर जमील को डांट के आया हूँ असाइनमेंट डेस्क के ऊपर, वो पहन के आया डिज़ाइनिंग की ना कोई हाफ शर्ट की, तो मैंने उसको कहा बाजू तेरे बहुत खूबसूरत हैं लेकिन इनको छुपा के रख, डेंगू ऐसे बाजू। आपने वैसे डेंगू का बहाना तो नहीं कर लिया कि वो फैशन कर सकता है और आप नहीं कर सकते, तो आपने कहा कि मैं नहीं कर सकता। फैशन करने को क्या है, बच्चे कोई भी कर सकता है। मैं डेंगू की बात कर रहा हूँ, फैशन का क्या है, जिसका दिल करे वो फैशन करे, उसके लिए। लेकिन इसका मतलब आपके इस मैसेज में ये बात छुपी है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद ही ले लें, ना सिस्टम ने कुछ करना है, ना गवर्नमेंट ने कुछ करना है, ना उनसे अभी जब हमारा कैमरामैन कह रहा था ना कि सीमल का, मैंने तुम्हारे लिबास की तारीफ की कि दिल छिल बने हुए, उसने कहा आमिर भाई आप भी एक शर्ट दिल वाली बनवा लें। मैंने कहा यार डर लगता है और मुझे इस उम्र में अच्छा भी नहीं लगेगा, तुम रहने दो। ये सीमल क्या है कि वो उसने पहना, मैंने तारीफ कर दी, तो उसमें ये नहीं है, अच्छा लगता होगा। हाँ। आप शीशे में जब आप खुद को देखता होगा तो शाहरुख समझता होगा या कोई इस तरह की चीज़ समझता होगा, कोई अंग्रेज समझता होगा, डोले चले बनाता होगा।
बट ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है। ये और वक्त ये नहीं है। मैसेज फुल बाजू सिर्फ- की पहने, बच्चों को भी सिखाएं और उनको फुल बाजू का पहनाएं। ये मैसेज सिर्फ ताहिर जमील जो हमारे कॉलीग हैं उनके लिए नहीं है, ये मैसेज इनडायरेक्टली हर लाहौरी के लिए है कि आपने अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है। सुबह और शाम के औकात में घरों से बाहर मत निकलिए, बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखिए, पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनाइए और कोशिश कीजिए कि स्मॉग, डेंगू, कोविड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम खुद उसकी जिम्मेदारी ले लें, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ना रखें। यही बात है, बिल्कुल सही। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे और जब हाजिर होंगे तो लेस्को के करोड़ों रुपए के नए स्कैंडल के हवाले से बात करेंगे। जी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से करोड़ों के ट्रांसफार्मर ही गायब हो गए हैं, अल्लाह ही हाफिज है हर इदारे का। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कितनी शिकायतें करें लेस्को की और मुसलसल लेस्को से भी शिकायत करते रहें तो कोई अजाला उस तरह से नज़र नहीं आता। मुझे लगता है वो अपने ही घन चक्कर में इतना फंसा हुआ है, अपने इतने स्कैंडल्स के अंदर फंसा हुआ है कि उसको आवाम की खिदमत के लिए कुछ नज़र ही नहीं आता। एक और स्कैंडल सामने आ गया जी, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है। लाखों मालियत के ट्रांसफार्मर गायब हो गए जी, लाखों करोड़ों मालियत के। जब आपका जो चौकीदार है और वो उसकी आंखें ही ना खुली हों, वो सोया हो, मैं इस पे चौकीदार जो है मैं हुकूमत को समझता हूँ जी। ये एक डिपार्टमेंट है। मैंने इससे पहले जब हम आलूदगी पे बात कर रहे थे तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इन बसों को चेक करने वाला, इन ट्रॉलर्स को चेक करने वाला कोई नहीं, हुकूमती रिट कहीं नहीं है। उसके बाद डेंगू पे आए तो हुकूमती रिट आपको नज़र नहीं है। यहाँ पर भी यही हाल है। ऐसा एक माशरा है जिसमें चोर जो हैं वो साहब हैं और जो शरीफ आदमी है वो सर झुकाए जा रहा है, और जो चोर हैं वो खुले आम चोरी करते हैं। ये आपने सही कहा। क्या ये लेस्को की पहली खबर है? क्या इससे पहले मीटर्स वाली खबर नहीं आई? जाली मीटर ख़रीदते रहे कागज़ों में, इससे पहले खबर नहीं आई कि कितनी तार जो है चोरी हो गई। एक ही हफ्ते के दौरान इजी पैसा के जरिए जो लोग बिल जमा करा रहे थे उनका रिकॉर्ड नहीं मिल सका और वो पैसे सबकी जेबों में चले गए। सबकी जेबों में चले गए। रात मुझे गड़ी हाउस से एक मैरिज हॉल वाले का फ़ोन आया, हरगिज़ इसलिए नहीं कि आपने कोई शादी करनी है तो बताएं, इसलिए कि वो उस बेचारे को जो बिल दिया गया उसमें कहा गया कि आपके एक पिछला बिल है 1,65,000 रुपये का, वो आप साथ इस बिल के पे करें जो अभी 1,12,000 रुपये बिल है। उसने कहा जी मैंने तो सारे बिल पे किए हुए हैं, इतने साल से हुआ है, शादी हाल बने हुए, मेरे पास सारे बिल मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी हमने कह दिया तो आप कर दें। अब वो बंदा जो है वो सूबाई मोहतसब के पास गया, वफाकी मोहतसब के पास गया, वहाँ से उसको इंसाफ मिला। लेकिन इंसाफ कैसे मिला? आज के दिन तक यानी 4 दिन हो गए उसका मीटर जो काटा हुआ वापस लगाने को तैयार नहीं, और खुल्लम खुल्ला ये काम हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं यानी मोहतसब की भी बात नहीं सुनी जा रही और उसके राइट है कि उसका मीटर लगे। लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये मीटर आपकी मलकियत है, आपने इसके पैसे पे किए हैं, ये उतार नहीं सकते हैं, ये कनेक्शन काट सकते हैं। लेकिन एक मीटर उतार के, ये जो मीटर उतार के ले बदमाशी दिखाते हैं ना कि बाद में मिलेगा नहीं बिल्कुल आपको, सही, ये उतार नहीं सकते हैं तो आप अदालत में जाएं, इसके लिए दफात है। और अगर आपको दफात नहीं पता है तो शही नतीक से रब्ता करें। सही बात है आमिर भाई, आप बात सही कर रहे हैं कि आवाम को एक तो आवाम इतने महंगे दामों बिजली खरीद रही है, उनका वैसे ही गमो गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, और उसके बाद जब आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मिस मैनेजमेंट की इंतहा ये होती है कि आपको अकोमोडेट नहीं किया जाता, जलीलो ख्वार किया जाता है, एक दफ़ से दूसरे दफ़ चक्कर लगाए जाते हैं। बहरहाल इस पर लेस्को ने थोड़ा सा एहसान किया है और तहकीकात का फैसला कर लिया, तो हम तालियां बजा देते हैं उनके लिए जी। तहकीकात का फैसला हुआ है और मुतल्लिका फीडर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखती है और वो कार्रवाई सिर्फ महकमाना होगी। तो आपको पता है कि फिर क्या भी होगी और तहकीकात भी ये महकमे के लोग ही करेंगे, जो पेटी भाई हैं उनके वही तहकीकात करेंगे और वही मुजरम हैं, वही मुनसफ हैं। इंसाफ के लिए हम कहाँ जाएं? ये बाहर के लोग तहकीकात करें और बाहर के लोग जो हैं इन्वेस्टिगेट करें। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों की FIA से या इस जैसी और कोई तहकीकाती एजेंसीज हैं उनके सुपुर्द करना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि इन जैसे बाकी जो काली भीड़ें महकमों में मौजूद हैं उनको भी सबक मिले और वो इस करप्शन से, इस तरह की बेज़ाब्तियों से बच सकें और इदारा जो है वो मजबूत हो सके। बहरहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना नाज़िर, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इतनी परेशानियों और इतनी ऐसी खबरों जिससे दिल बिल्कुल तंग पड़ जाता है, परेशान हो जाता है, ऐसे में खुशी का जो झोंका है वो इतना स्ट्रांग होता है कि आपका दिल करता है बार बार आप उसकी तरफ जाएं। और वो खुशी का झोंका जो है वो हमें सिर्फ क्रिकेट की दुनिया से आ रहा है, जहाँ पर हमारी टीम अनबीटेबल रहकर आज सेमीफाइनल के लिए खेलने जा रही है। और लाहौरी इस हवाले से बड़े पुरजोश है और नंबर 1 पर है जी मीम्स बनाने में भी। हाँ, ये पता नहीं मैंने देखा कि इंडिया को भी काट गए हैं और ऐसे ऐसे मीम्स, जब इंडिया की टीम हारी और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त मीम्स बने। फिर न्यूजीलैंड का मैच था और अफगानिस्तान का मैच था, देख देख के मज़ा भी बहुत आता है लेकिन खौफ भी आता है, मुझे डर भी लगता है थोड़ा सा कि यार उतना मजाक उड़ाओ जितना हम बर्दाश्त कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ज़रूर क्रिकेट में ये एक नया ट्रेंड है और नई चीज़ें पहले लोग स्टेडियम में ही इंजॉय कर लिया करते थे ऐसी चीज़ों को। और मैं देख रहा था इंडिया वाले मैच में, तो वो जब क्राउड जा रहा था तो गाने गाए जा रहे थे, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। तो इसी तरह का जो अब मीम्स हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का और डिजिटलाइजेशन का दौर है जी, उसमें ये मीम्स जो हैं आपको खुश रखते हैं। आपने सही कहा कि खुशी के कोई भी लम्हात हों एक दूसरे के साथ हम शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं। कोई ट्वीट कर रहा है, कोई दुआएं दे रहा है और उसको देखकर हमारे दिल में दुआएं। मैं अक्सर सोचती थी जुगते लगाने में फैसलाबादी सबसे आगे हैं, लेकिन आज तो लाहौरी भी अब जो है ना सीख गए हैं और टॉप ऑफ द वर्ल्ड मुझे लगता है हो भी गए हैं। फैसलाबादी फिल्म लगाने में बहुत तेज है। एक कहीं पर एक लाइन लिखी हुई थी आमिर भाई, और वो ये था कि बाकी टीमें तो वर्ल्ड कप खेल हम बदले लेने आए हैं, तो अब निकाल लें ऑस्ट्रेलिया से भी हमने कोई बदला लेना है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया से बदले तो लेने हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है उसको हमने हमेशा एक अच्छी टीम के तौर पे लिया है और ये हमारी साइकी में शामिल है कि ऑस्ट्रेलियन कोचेस बहुत अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। आप देखिए आपकी टीम में हमेशा ऑस्ट्रेलियंस रहती हैं जी, आपकी टीम के साथ साथ। तो आज मैच बहुत अच्छा होएगा तो, और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम। आपके लिए हम दुआगो हैं जी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी एक ब्रेक, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बल्दियाती इदारों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और हम हमेशा ये कहते हैं, हर पार्टी इसको ओन भी करती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली काम करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। और 3 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी वही किया, बल्दियाती इदारों को ख़त्म किया। उसके बाद अदालत से कानूनी जंग लड़कर अपनी कोशिशें, सरतोड़ कोशिशें जो हैं वो कामयाब करने के बाद अदालत ने जब बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया, तो अब आगे की जंग जो है वो लाहौर के जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो खुद लड़ रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो उनके लीडर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर को जाता है, जो कि ये जंग लड़ रहे हैं और आगे भी लेकर चल रहे हैं। अब कल की हमारी खबर देखिए जी, मेयर की कोशिशों से 8% फंड्स जारी हुए और पेटी इश्यूज़ जिसे हम कहते हैं, जो लोगों के लिए, उस इलाके में रहने वालों के लिए बड़े मसाइल होते हैं, जिनमें स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। अब इन फंड से 2 करोड़ की स्ट्रीट लाइट्स खरीदी जाएंगी और लाहौरियों, वो जिसे कहते हैं ना मेरे शहर में बत्ती आई, वो एक्चुअली आपकी सड़कों पर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी जगहों से ये गायब हो गई थी। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी उस दौरान बड़े सख्त रिमार्क्स भी सुनने में आए। अदालत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने एक जंग लड़ी जा रही है वहाँ पर भी, इसलिए कि 7 माह पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसकी अमल दरामद पर इतना टाइम क्यों लगा और 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और इस तमाम खबरों को कंपोज करके, अंदर की चीज़ें निकाल कर, हर एंगल से स्टोरी जो है वो आप तक प्रेजेंट करते हैं हमारे रिपोर्टर राव दिलशाद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के। मेयर साहब, आपसे शुरू करेंगे। कल आप इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी थे, जहां पर ये तमाम केस कार्रवाई चल रही थी। अदालत काफ़ी बरहम है, क्योंकि तौहीन अदालत आप शुरू से कह रहे थे कि ये बन रहा है, नोटिफिकेशन आ चुका, लेकिन हमें बहाल नहीं किया जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक अवाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से अल्लाह मियां ने जब जिम्मेदारी कंधों पर डाली होती है तो अल्लाह ताला थोड़ी बहुत सूझबूझ भी दे देते हैं। तो यही चीज़ें मैं आपके तवसत से पंजाब गवर्नमेंट को कह रहा था बार बार कि ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। जो पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनके बाहर जाके मैं आधा घंटा बैठता था जस्ट टू डिस्कस दिस इश्यूज़, वो बात नहीं सुनते थे। तो अब जब 15 तारीख पड़ी, 15 अक्टूबर तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें उन्होंने बड़ी वाज़ेह हदायत दे दी कि आप जाकर लोकल गवर्नमेंट्स को फौरी तौर पर इफ़ेक्टिव करें और बहाल कर दें। 20 तारीख को गए, फिर भी अटकल पचू इस गवर्नमेंट ने मारा, कुछ को हमें कुछ ऑर्डर निकाल दिए, कुछ नहीं निकाले। मैं फिर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गया, 20-25 मिनट बाहर दफ्तर के बैठा,
और उसके बाद मैंने एक बड़ी शाइस्तगी के साथ एक चिट के ऊपर 3 लाइनें या 2 लाइनें लिख कर भेज दी। तो जब अंदर गए तो वो एकदम बरम हो गए कि जी आपके अल्फाज बहुत सख्त हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो नहीं लग रहे ऐसे सख्त। तो फिर मैं अंदर बैठ गया तो आपका एटीट्यूड रूड है। मैंने कहा मुझे बैठने तो दें, आप ये इन कामों के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास जाएं। तो मैंने कहा जी वो नहीं मिलते हैं तो इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। तो उसके बाद जब इन्होंने इस तरह की मुझे बातें की तो मैंने एक जुमला ज़रूर कहा। मैंने कहा जी कि आई हैव टेकन वेरी सीरियस नोट ऑफ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी। और उसके बाद मैं बाहर आ गया। नहीं सुनने के मूड में तो नहीं सुने। तो अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा डरना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है कि जब कल चीफ़ सेक्रेटरी सबसे बड़े पंजाब पाकिस्तान के सूबे के साथ जो कुछ अदालत आलिया ने किया और वो आपने अखबारों में पढ़ लिया, टीवी में पढ़ लिया, बड़ा सख्त जुमला था। आप तो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल नहीं लग सकते, आपको चीफ सेक्रेटरी देखें ना। और इसके अलावा भी और बहुत कुछ किया, काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराऊँगा नहीं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। लाहौर की 1 करोड़ 20 लाख अवाम की तायद मुझे हासिल है। आर्टिकल 140A कहता है कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इख्तियारात दिए जाएं। तो हम सियासी इख्तियारात को भी साथ लेकर चलते हैं। तो जब हम इतने बड़े मैंडेट के साथ अफसरों के पास जाते हैं तो वो क्यों हमारी बात नहीं सुनते? ब्यूरोक्रेसी क्यों इतनी गालिब आ चुकी हुई है कि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी वो ना सुने? तो फिर अल्टीमेटली ये वो होगा ना जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ कि 2 जाने वाला चीफ सेक्रेटरी साहब भी और बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी साहब भी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी और उसके बाद सरकारी वकला भी, स्वाय एम्बेरसमेंट के वहाँ कुछ नहीं था ना। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इतने शुक्रगुजार हैं कि अवाम की जो ताकत है, अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अल्टीमेटली जीत उन्हीं को होती है। और हमें भी अदालत से इसी इशू के ऊपर जीत हुई है। तो अब इन्हें चाहिए कि हमें, हमारे पास अब अगला मुकदमा है कि हम ये कहते हैं कि जब हम इलीगली इनका एक्ट हो गया कि हमें इलीगली तोड़ा गया, आइन शिकनी हो गई ना मेरी, मैं इसकी ऐसे तशरीह करता हूँ। तो अब इन्होंने जो हमारे 22 महीने ज़ाया किए हैं, तो 5 साल का मैंडेट बहुत लोग कहते हैं कि हम लेकर आए हैं, तो हमें तो अवाम ने 5 साल का मैंडेट गली मोहल्लों में दिए, तो ये उसका एहतराम करें। नहीं तो वी हैव गॉन टू द कोर्ट, हम दोबारा कोर्ट में चले गए उस मैंडेट को हासिल करने के लिए। मेयर साहब, अदालत भी कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी रहती है और आप राइट साइड पर खड़े हैं, आप कानून के साथ खड़े हैं। राव साहब ब्यूरोक्रेसी का जिक्र कर रहे हैं मेयर साहब कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती या लोकल बॉडी, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है कि मेयर लाहौर बाहर बैठे हों और आप इंतजार कराएं और उसके बाद आप बात भी ना सुने। ओवरऑल क्या आपको लगता है कि सारा मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डलना चाहिए या इसके पीछे एक्चुअली जो गवर्नमेंट है, एंटी पार्टी गवर्नमेंट है इनकी? इसी पर मैं बात करना चाह रहा था कि कल सबसे बड़े इंतजामी सरबराह हैं और इंतजामी सरबराह के साथ जिस तरह से कल हमने देखा बार बार टिकर्स भी चल रहे थे नेशनल मीडिया वहीं बैठा था और मेयर साहब भी वहीं पे थे। और हमें यकीन कीजिए कि ये ऐसा लग रहा था कि शायद किसी क्लर्क के साथ भी शायद इस तरह का सलूक ना हो जिस तरह का चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ और सबका चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ। तो अच्छा, ये अदालत का गुस्सा, ये नौबत आई क्यों? बहुत बड़ी चीज है और इसका मुर्तकिब कोई भी नहीं हो सकता। इसको देखना यह है कि ये नौबत आई कैसे, आई क्यों, कौन से मुहर्रकात हैं जो इसके पीछे हैं? इसके पीछे वो मुहर्रकात हैं, वो सोच है जो जमहूरियत के लिबादे में आई हुई आमरीत नुमा सोच है, वो इसके पीछे है। इसके पीछे है सरदार उस्मान बुज़दार साहब की वो सोच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एजेंडा जिसको हमने अमलन भी देखा कि एक तो आपने जो नया एक्ट आप लाए जिसको आइन शिकनी कहा जा रहा है, हम तो आइन शिकनी की बात करते हैं कि आपने उसके सेक्शन 3 के तहत चलते हुए परफॉर्म करते हुए बल्दियाती इदारों को जो है वो घर भेजा और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया 25 मार्च को, वो बात 22 माह की बात अभी नहीं हो रही कि 22 माह मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, वो एक पिटीशन है, वो पिटीशन ये मार्च सिर्फ 9 माह की बात हो रही है। अभी कोर्ट सिर्फ ये पूछ रही है कि आपकी जमात को या आपको फैसला पसंद नहीं आया तो उस पर अमल दरामद तो हर हालत में हमने करवाना है, आपने क्यों नहीं किया? आप सही बात है। उसमें देखिए वज़ीर बल्दियात को तब्दील किया गया, अब्दुल नीम खान के पास ये कलमदान था, तब्दील किया गया, महमूद रशीद साहब को लाया गया, इन हाउस मीटिंग्स चलती रहीं और इसके पीछे तमाम तर जो इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी है वो 8 क्लब वज़ीर आला का वो सेक्रेटेरिएट है और
वो मशवरे देने वाले लोग हैं जो कि इस अपने अफसरान की बेइज्जती कराने में मरकजी किरदार जो है वो हैं। और CS को बुलाने की बजाय ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को कॉल करना चाहिए था अदालत उज़्मा को, और उस पर करना चाहिए था। और यही हमारी बदकिस्मती है कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत ये बुनियादी जमहूरियत बुनियादी सतून है जमहूरियत निज़ाम का, लेकिन इस सतून को हमेशा आमरीत जो आइन की पासदारी जो आइन को तोड़ कर आते हैं वो आइन के इस आर्टिकल की पासदारी करते हैं और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जबकि करवाना मुकामी हुकूमतों का निज़ाम मौसूल होना चाहिए, जमहूरी हुकूमतों को करवाना चाहिए। कर्नल साहब कैसे कराएं जब एक मेजॉरिटी जो है वो बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों की नून लीग से ताल्लुक रखती है और उनकी एंटी पार्टी आपकी गवर्नमेंट में है, तो ये आपको पता है कि अफगानिस्तान से तो नहीं है, इंडिया से तो नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब। अब दो महाज आप लड़ रहे हैं दो फ्रंट पर, एक तो ये कि हमें लेट क्यों बहाल किया गया तौहीन अदालत का केस, दूसरा जो कंपनसेट किया जाए उन 22 महीनों को भी कि हमें आपकी अब 31 दिसंबर कहा जा रहा है कि लास्ट डेट है जो इनिशियली थी। दोनों महाजों पर आप क्या समझते हैं कि क्या आगे जाए? मैं कहूँगा कि जो अदालतें हैं ना उससे बेहतर है कि अगर इमरान खान जो ये कहता था कि मैं बल्दियाती हुकूमतों का बहुत बड़े दाई बनता था इमरान खान, और वो PTI का सरबराह भी हैं, अब कंटेनर की बातें और वो कंटेनर की बातें हैं। वो अभी कल इन्होंने आके कोर्ट में भी थोड़ा सा कंटेनर वाला स्टाइल अपनाया और उनके साथ जो हुई वो आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया है। उसी वक्त मेरी भी तारीख थी, उसके बाद हमारी भी बारी थी जी। पिछली तारीख को भी इसी तरह ही था, वो लोग भी आए थे, हम लोग भी आए हुए थे। अब ये उन्हें चाहिए, ये हुकूमत को चाहिए कि जब 6 तारीख को हम आए तो कानून की पासदारी करते हुए, जिसका इन्होंने खुदा ना खास्ता नौज़ बिल्लाह इन्होंने मजाक उड़ाया आईने पाकिस्तान का, आए अपने आप को बताएं, आके कहें कि अदालत को जी हम एक गलती कर बैठे हैं, हम दूसरी गलती नहीं करना चाहते। और ये वज़ीर आला बुज़दार जिसको कख पता नहीं है, जो इमरान ने कह दिया, जो तावीज़ गंडे ने हम जो अखबारों में पढ़ते हैं उसने कह दिया, और उसके मुताबिक ये अवामी मैंडेट के खिलाफ चलते हैं, चलेंगे। अदालतों में भी जाके झूठ का इन्होंने पुलंदे खोले होते हैं, सच और झूठ का फैसला करती है। अभी तक आपकी कोशिशें रंग कामयाबी। दूसरी बात यह है कि अब मैं जो आपने कहा ना, और राव ने कहा ब्यूरोक्रेसी जो है, मैं ठीक है मानता हूं कि ये हुकूमत के मातहत जो लोग होते हैं ताबे है, मगर इनको इतनी भी तो अकल होनी चाहिए कि हम भी इलेक्टेड लोग हैं, हमें भी कानून के मुताबिक लेकर चलें और उनको बताएं जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आपने 2009 में बल्दियाती इदारे खत्म हुए, जाके आपने 15 में आपने इलेक्शन हुआ, आपने 6 साल डिले किया। शुरू में बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसको आमराना सोच है, आमराना सोच जो जमहूरी लिबादे में ना वो है। देखें जी, मैं तो हर जगह कहता हूं कि अगर हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होंगी, और ये मुसल्लमा हकीकत है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां लोकल हुकूमतें मजबूत हैं वहां के मुल्कों के निज़ाम बहुत बिल्कुल, और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम भी वहां होता है। जब पावर, फंड्स और हर चीज ट्रिकल डाउन करके गली मोहल्लों के उन लोगों के पास जाएंगी जो गली मोहल्ले के लोगों को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके मसाइल भी हल होंगे और मजबूती भी आएगी। जी, मैं ब्रेक पर जा रही थी, वापस आप ही के पास आना है, वापस आप ही के पास आना है, जुमला याद रखिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ तो कानूनी जंग जारी है बल्दियाती इदारों की पंजाब हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वहीं पर चूँकि ये फ़ाल हो चुके हैं और अब यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी कोशिशों से हमारा जब सबसे पहला कंसर्न ये था कि क्या इनको फंड्स दिए जाएंगे ताकि ये काम कर सकें। तो मेयर साहब, अब जो है 9 जोन्स के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से फंड्स जारी होना शुरू हो गए। मतलब आपकी कोशिशें यहाँ भी थोड़ी थोड़ी रंग ला रही हैं, ज़बरदस्ती से, ज़िद से, कानून का सहारा लेकर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। इस हवाले से भी बताइएगा कि अगले 2 महीने अगर 31 दिसंबर ही रहती है तो क्या क्या काम? बात यह है कि अभी तक इनको अकल नहीं है, अभी भी नहीं आई। 10 तारीख थी, 8 तारीख को इन्होंने फाइनेंशियल मैटर्स के जो हैं वो लेटर लिखे हैं, और उसमें ये भी लिख दिया कि पिछली जितनी लाइबिलिटी हैं, यानी कि ये जो काम करा चुके हैं सोया सफ़ेद जैसा भी है वो भी आप अप्रूव कर दें। अब मुझे क्या पता इन्होंने पीछे क्या किया हुआ है, और किया भी है कि नहीं किया भी है या नहीं। अब जब एक बिल बना, मुझे क्या पता जाली है इससे, मैं तो एक एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा हूँ ना। अच्छा, उसके साथ आप ये देखें
कि हमें जो हमारी यूसीज हैं उनके अभी तक अकाउंट्स नहीं खुल रहे। एक इन्होंने जनरल सा लेटर निकाला हुआ, जब वो हमारे लोग लेकर गए हैं बैंक्स के पास तो वो कहते हैं जी ये लेटर नहीं, हमें एक इंडिपेंडेंट लेटर चाहिए। 10 तारीख थी, 8 तारीख तक ये लेटर निकाले इन्होंने, 7 और 8 को, और अभी भी जो यूसी चेयरमैन के अकाउंट्स खुलने हैं वो अभी तक नहीं इन्होंने इशू किया। अब मैं जाता हूँ तो मुझसे मिलते नहीं, तो मेरे पास तो आप ही लोग रह गए हैं जिनकी भी सारे मैं इनको मैसेज नहीं किया। मैं अच्छा, हम सिर्फ सुन नहीं रहे, हम लाहौर वालों को सुनवा भी रहे हैं, तो मेरे और अफसरों को भी सुनवा रहे हैं कि क्यों नहीं मेरी यूसीओं के जो है अकाउंट खुल रहे हैं, और वो उनके पास 3-3 लाख रुपए के हिसाब से कई लोगों के पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। मैं जरा सख्त एटीट्यूड का आदमी था, वो पैसे बड़े संभाल के इस्तेमाल किया करते थे, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, अभी नहीं खोल रहे ये नहीं खोल रहे हैं। कर्नल साहब, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। राव साहब, जैसे भी कर्नल साहब कह रहे थे कि बल्दियाती लोकल नुमाइंदों की अकाउंट्स ही बहाल नहीं किए जा रहे। 31 दिसंबर अगर हम डेट रख लें अभी फॉर नाउ, अभी तो फॉर नाउ आप 4 दिन लेट बता रही हैं। 27 दिसंबर विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट सेटअप। ठीक है, अच्छा आगे करना अब क्या है? जो इनकी नहीं, जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन किया उसमें 31 दिसंबर है। ये भी गवर्नमेंट ने कोई वेव चलाई है, आई डोंट नो कैसे। वो जो फैसला आपका सुप्रीम कोर्ट ने किया वो 27 दिसंबर तक आपका लास्ट है, और मैं फंड्स पे वापस आता हूँ। ये तो अलग एक कानूनी पहलू भी इसमें शामिल है, लेकिन कानून के मुताबिक 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो कि रीइंस्टेट हो चुका हुआ है, उसके मुताबिक जो आउटगोइंग लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो 8% तक अपना जो डेवलपमेंट का बजट है वो खर्च कर सकते हैं। अब जाहिर है स्ट्रीट लाइट शहर की ज़रूरत है, या स्ट्रीट लाइट्स के अलावा अगर पैच वर्क्स होना है कहीं पर कोई रोड सीवरेज का प्रॉब्लम है, फिर रायवेंड का सीओ यूनिट मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का है। इसी तरह से शादरा के कुछ इलाके हैं जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को, जहाँ पर सीवरेज का काम भी करना पड़ता है, जिम्मेदारी तो वासा की है लेकिन करवाना इनको पड़ता है, तो उसके लिए फंड्स ये 8% तक खर्च कर सकते हैं। अब 8% अगर फंड्स ही आपके पास जो है वो 50 लाख या 50 करोड़ या 1 अरब के होते हैं, तो फिर तो किस तरह मुमकिन है कि सारी यूनियन काउंसिल्स को आप करें। बहरहाल एक कभी तो ये गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 8% के जो फंड्स हैं ये भी खर्च हो सकेंगे, क्योंकि आपके सामने है कि मुखालफत इस तरह की है, हुकूमत पूरी जो मशीनरी है, सरकारी अफसरान जो है अभी तक ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। अच्छा, तैयार नहीं है, थोड़ा सा डर और प्रेशर गवर्नमेंट का भी है कि सरकारी मुलाजमीन का यही मसला है। जो हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, उन्होंने तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की लाइन को टो करना है। अगर कर्नल साहब, अगर चाहें भी ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान ये तमाम चीजें अकोमोडेट करना, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है, पंजाब हुकूमत की तरफ से भी प्रेशर होता है, ये एक अनसीन प्रेशर है जो महसूस किया जाता है। प्रेशर है तो फिर ये इतने बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम पास करके आते हैं, इनकी इतनी आला लेवल की ट्रेनिंग होती है, तो कोई अपना भी दिल गुर्दा रखें। इन्होंने जो मैंडेट होता है या जो रखते हैं तब्दील कर दिए जाते हैं, ये भी आपको पता है कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, कितने आईजीज चेंज हुए। इन्हीं के नाम बदनामी इन्हीं के नाम हो रही है ना, उन अफसरों के नाम तो नहीं आ रही, इन्हीं के नाम बदनामी जा रही है ना कि इनको गवर्नेंस नहीं आती है। तो जब वो ऑर्डर आपको इन राइटिंग नहीं देते हैं, ये तो किसी ने नहीं दी है ना कि जी आप जो है वो सेक्रेटरियों के जो है अकाउंट्स ना खोलने दें, ये क्यों उनसे ज़्यादा उनके वफादार बने, कानून के वफादार बने। कभी भी कोई अफसर ग्रेड 19 से 20 या ग्रेड 19 से 21 में नहीं प्रमोट होता है, या ग्रेड 20 से डायरेक्ट 22 में नहीं जाता है कानून के मुताबिक। तो पोस्टिंग हो मैंने सरकारी मुलाजमत की हुई है, पोस्टिंग्स होती हैं, कभी साल बाद हो जाती है, कभी 2 साल। हाँ, यहाँ बदनामी हुकूमत की हो रही है ना कि 5 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए हैं, बदनामी हुकूमत की हो रही है ना कि 5 आईजी बदल दिए हैं। अच्छा, आपका प्लान क्या है? 31 मेरा प्लान ये है कि मैं 31 तक जो विदन नहीं, वो फंड्स कुछ भी नहीं है, एक यूसी के हिस्से आते हैं 60,000 रुपया, और यूसी में कम से कम 30-40 हजार घर हैं, गलियां हैं बेशुमार, तो 60,000 के तो आज आप शैनलियर बदले माठे से माठा 6 बल्ब नहीं आते हैं उसके बावजूद। अच्छा, अब ये 214 ऐसी सड़कें हैं जो यूनियन काउंसिल्स की बड़ी सड़कें हैं, उन पर 27 आपके शहर की मॉडल रोड्स हैं जो जिनमें बड़ी आर्टरी शामिल है, जरूरत है सारी। अच्छा, अब मैं उस जो सेक्शन है ना 2013 का, उसमें लिखा हुआ है अगर कोई प्रॉपर गवर्नमेंट इलेक्शन वाली अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर वो नहीं करेगी नई आने जो पुराने वाली है, और वो प्रोरेटा यानी सब ये तो तैयारियां कर रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी है, मीटिंग भी हो रही है, प्लानिंग की जा रही है।
इनसे पूछ लें कि 2019 का कानून सेट असाइड होकर 2013 का आ गया जिसको ये मानने को तैयार नहीं है। 2021 का इन्होंने ड्राफ्ट बनाया हुआ है, अखबारों में, टीवी में, हर जगह, मगर अभी तक वो टेबल नहीं कर सके ये असेंबली में। अब ये किस कानून के 2013 के तो खिलाफ है, तो फिर ये अनाउंस करें ना। लेकिन अगर वो अगले असेंबली के इजलास में जैसे बता रहे हैं कि वो इजलास ला रहे हैं, वो अप्रूव कर लेते हैं, तो अनाउंस कर दें, हमें कोई परवाह नहीं। डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। लॉ डिपार्टमेंट के पास है इस वक्त, लॉ डिपार्टमेंट के पास है, लॉ डिपार्टमेंट इस पे काम भी कर रहा है और ये सारी चीजें फाइनल नया जो एक्ट है, जो हमें हमारे पास खबरें हैं, जो जितना हमने उसको देखा है, नए एक्ट के मुताबिक उसमें भी अब इनको समझ आई है वो बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 से, उससे रिजेम्बलेंस जरूर है, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि यूनियन काउंसिल नहीं होगी, नेबरहुड काउंसिल होगी, तहसील काउंसिल्स इन्होंने बनाई। अब नए एक्ट में तहसील काउंसिल्स खत्म करके फिर वापस उसी पैटर्न पे गए हैं, हमारे वाले पे जो चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का सेटअप था उस पर गए हैं, लेकिन उसमें इन्होंने किया ये है कि टाउन्स की तादाद जो है वो बढ़ाई है। लाहौर में पहले 9 से बढ़ाकर 12 करने की बात की जा रही थी, अप्रूव कर देते हैं तो आप तैयार हैं फिर अगले मार्के के लिए? वी आर रेडी, हम अगले मार्के के लिए तैयार हैं। और भाई पहले सीधे तैयार हो, तैयार नहीं ना, तो फिर वो नहीं तैयार, मेरा क्या कसूर है? इंतखाबात कराने हैं, नहीं कराने, अनाउंस भी नहीं होना। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये आपसे कह रहा हूँ। और सबसे पहले उन्होंने मार ये खाई है कि यार मैं नहीं बोला, 2013 का जो कानून, आपके साथ मेरा भी मसला, 2013 का जो कानून है ना, ये किस असेंबली में बनाया जिसमें हमारी डोमिनेट कर रही थी हमारी पार्टी PMLN, तो मतलब है वे कि फिर वही खादा ने ना 2013 के ऊपर ही चले गए ना दोबारा, 19-20 फर्क करके थोड़ा बहुत मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, मैं 11 मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन। मैं शुरू से कहता था कि भाई आपकी हुकूमत को अगर लगता है कि इसमें कोई थोड़ी बहुत गलती है तो आप अमेंडमेंट्स कर लें, वो तो आपको कोई नहीं रोकता। आपने अभी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ना ये अनाउंस करेंगे ना इंतखाबात कराएंगे, आपके रीजंस क्या हैं, क्या समझते हैं आप, क्यों? देखें अभी आज 11 तारीख हो गई है, 31 को हमारा जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया है उसके हिसाब से हम 31 दिसंबर तक है। अभी तक इन्होंने डिलिमिटेशन नहीं करवाई, क्योंकि अब डिलिमिटेशन हो नहीं सकती। नहीं यार, मेरी सर जब तक एक्ट नहीं बनेगा यार मेरी अर्ज तो सुन लेना, कैसे होगी? वो कहते हैं एक्ट बनेगा, असेंबली में आएगा, उसके बाद जो डिटरमिन होंगी कि एक नेबरहुड काउंसिल जो है वो कितने बंदों पे, वो फिर जो कोड होते हैं ना, कोड जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं उसके मुताबिक एक एरिया मुतय्यन होता है कि ये वाला UC1 है, ये 2 है, ये 3, ये काम ही नहीं हो सकता। इन्होंने अल्लाह की मेहरबानी है, नहीं पता वज़ीर आला के सवेरे बहुत बड़ा, वैसे सवेरे बहुत बड़ा एक इशू है खान साहब, बहुत बड़ा एक इशू है। पहले आपने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत डिमार्केशन कराई तहसील काउंसिल्स की, और उस पे अच्छे खासे वसाइल खर्च किए, नेबरहुड काउंसिल्स की आपने जो हल्का बंदियां करवाई, सारी एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन की भी आपने और इन वेन है, और इसके साथ अब जो नई हल्का बंदी है दोबारा करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली दोबारा करनी पड़ेगी। अब तो अच्छा एक बात और हो सका तो आपको लग रहा है कि 2 महीने नहीं होगा तो नहीं एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करेंगे। अच्छा अब एक देखें, हमने हमारे जो है ना एक मेजर बल्क पोस्टिंग हुई पूरे पंजाब में, क्योंकि 2019 को शेल्फ कर दिया गया अदालत आलिया के हुक्म के ऊपर, और 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट पंजाब जो है वो इन एक्शन हो गया। अच्छा अब इन्होंने पोस्टिंग्स की लाहौर के 12 हल्कों नेशनल असेंबली में से एक का इलेक्शन हो रहा है, जितने अफसर बाहर से आए और उन्होंने रिपोर्ट अराइवल कर दी, जिन्होंने लाहौर से बाहर के स्टेशनों पे जाना था वो चले गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी जाती है कि जी इलेक्शन कानून के फलाने ज़ाब्ते के तहत एक ज़िले में पोस्टिंग्स नहीं हो सकती। इन्होंने मूव हुए हुए अफसरों को दफ्तरों मेरे में आए हुए MCL के दफ्तर में आए हुए को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि आप लाहौर में जो लोकल गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफिस है उसमें आप रिपोर्ट अराइवल कर दें। भाई वो तो मूव कर गए हुए थे ना, अभी भी बदनीयती जो है ना वो इनके दिमागों में चढ़ी हुई है। साहब ये 2 महीने की और लाहौर में शमोजल क्रिएट किया हुआ है, मिल जाती है तो ये जंग आपकी मुसलसल इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली उस पे एक नोटिफिकेशन किया था कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती। तो यार सारा देख लेते हैं कि इट इज अ पॉलिसी, इट इज अ पॉलिसी मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल पोस्टिंग नहीं है, टेक्निकली भी प्ले किया जाता है। इट इज नॉट इंडिविजुअल। हां जहां से उनको
लाव लगता ना लगाते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि कानून की बालादस्ती होती है। अगर आप कानून एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको कोई नहीं हिला सकता, और फिर उसके साथ साथ कानून की बालादस्ती के साथ साथ आवाम का मैंडेट भी शामिल होता है। अगर आपको लगता है कि ये मैंडेट गलत था, पंजाब हुकूमत को लगता है कि ये गलत था, तो करा दें दोबारा इलेक्शन और देख लें कि अब वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन आवाम की नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये अदालत ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया। बहुत शुक्रिया मेयर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। राव आपका भी शुक्रिया। सुन लिया उन्होंने, मान लेंगे मान नहीं लैन राव साहब, इन्नी आसानी ना मान लेंगे, रहने देंगे। नहीं, फिर वो 100 डंडे भी तो 100 गंडे भी ये ना नाल होता है, और आप ही इस सिचुएशन में चलिए कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। गुड लक फॉर ऑल द चैलेंजेस। हम चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सोशल मीडिया तो ऐसे जैसे हमारी ज़रूरत बन गया है। 10 मिनट गुजर जाएं, मोबाइल ना देखें तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। मतलब फ़ौरन से आप मोबाइल पकड़ते हैं और देखते हैं अच्छा कहाँ क्या नोटिफिकेशन आई है। लेकिन बहुत सी ऐप्स जो हैं वो बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो अपने आप को अपडेट कर रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ साथ यूज़र्स के लिए फ्रेंडली होती जा रही हैं। कुछ बेहतरीन फीचर भी आ रहे हैं। तो व्हाट्सएप एक बड़ी कॉमन ऐप है जी। अक्सर तो हम कहते हैं अब तो हुकूमत के काम भी व्हाट्सएप पर चल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, आपस में चैटिंग, वॉइस नोट्स, वीडियो ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र का सारा सिलसिला चल रहा है। इसमें कुछ 2-3 नई चीज़ें आई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अपने तमाम नाजरीन के साथ भी वो शेयर करें ताकि आप सहूलत के साथ इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो नए फीचर्स क्या हैं ये हम जानेंगे। सोशल मीडिया एक्सपर्ट सुभान जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। करीबन 46 मिलियन लोग हैं जो जनवरी 2021 के डेटा के मुताबिक सोशल ऐप्स इस्तेमाल करते हैं जी। ऐसे व्हाट्सएप अब दोबारा से एक दफ़ा फिर कुछ नए फीचर्स लेकर आया है, वो क्या है? व्हाट्सएप की जो 1.6 बिलियन यूज़र्स हैं, ठीक है, उनके लिए व्हाट्सएप ने अभी जो है नई अपडेट एक लॉन्च की है जिसके अंदर व्हाट्सएप जो है मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा। लाइक पहले आप अगर एक व्हाट्सएप वेब एक ही डिवाइस पे यूज़ कर सकते थे, अब आप उसको मल्टीपल डिवाइस अप टू 4 डिवाइसेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास 2 फ़ोन है उसमें भी लॉगिन रहेगा, आप 2 लैपटॉप्स के ऊपर भी लॉगिन कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको। और पहले आपको आपका मोबाइल आपको ज़रूरी था कि आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके रखें। अब अगर आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी है तो आप दूसरी डिवाइस के ऊपर उसको लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि जो आईपैड यूज़र्स हैं जिनके अंदर सिम नहीं डाली जा सकती, ठीक है, तो वो भी अपने आईपैड के अंदर व्हाट्सएप के फीचर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सेकेंडली जो है इसके ऊपर व्हाट्सएप ने एक और अपडेट दी है जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुई, जिसका नाम है इंस्टा रील्स। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे जो रील्स चलती हैं आजकल न्यू फीचर आया है, व्हाट्सएप भी वो चलाएगा। अब व्हाट्सएप भी वो चलाएगा और सेम इंस्टा रील्स जो हैं वो आपके साथ व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड हो जाएंगी और वो सारी आपकी फीचर्स जो हैं वो आप इजीली अपने व्हाट्सएप के थ्रू वो घर बैठे देख सकते हैं। क्योंकि बिकॉज़ इट्स द सेम कंपनी, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ये तीनों एक ही कंपनी के अंडर आते हैं, तो कहीं ना कहीं मिक्सचर जैसे आपको ऑप्शन आती है कि आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं तो आप फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। अब इंस्टा रील्स जो हैं वो आप उसके साथ शेयर कर सकेंगे, तो अच्छा है, ये इंटरकनेक्ट रहता है। और तीसरा फीचर कॉल्स के हवाले से भी कोई जी, कॉल्स के हवाले से ये है कि जो आप ग्रुप कॉल्स पहले करते थे और अगर आपको एक मरतबा रिंग हो गया, आप उसको उठा नहीं सके, आप पिक नहीं कर सके कॉल को, ठीक है, वो कॉल डिसअपीयर हो जाती थी, आप उसको दोबारा ज्वाइन करने के लिए पूरे ग्रुप को दोबारा एक मरतबा कॉल करनी पड़ती थी। अच्छा, अब ऐसा नहीं है। कन्वर्सेशन भी आप किसी को ऐड कर सकते हैं। आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन अगर आपके फ्रेंड्स का ग्रुप की एक कन्वर्सेशन चल रही है ऑलरेडी कॉल में, तो आपके कॉल वाले सेक्शन के अंदर वो एक बटन आ जाएगा, आप उसको वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जी हाँ, तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगी जी, पूरा दोबारा से सेटअप करने की। जी हाँ, आप वहीं से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा या ना ही दोबारा आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, व्हाट्सएप प्राइवेसी के हवाले से भी बताइएगा थोड़ा सा कि आप कैसे उसको एक्सक्लूसिव रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं। जैसे कि 2021 के स्टार्ट में व्हाट्सएप ने एक नई अपडेट दी थी प्राइवेसी के हवाले से, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बातें हुई और काफ़ी ज़्यादा लोग डर गए कि हमारा जो प्राइवेट डाटा उसको शेयर ना किया जा सके। तो इसको सिक्योर बनाने के लिए और इसको प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले आप अपने अकाउंट पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, ठीक है, और अपने जितने भी आपके पासवर्ड्स हैं, क्योंकि अब व्हाट्सएप जो ये किसी भी एप्लीकेशन के लिए, ये व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब के लिए, बिकॉज ये फेसबुक ऑन कंपनी बन गई हुई है व्हाट्सएप, और जितने भी फेसबुक के फीचर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर भी एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है व्हाट्सएप के यूजर्स भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं और व्हाट्सएप फीचर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है।
तो आपकी डाटा प्रोटेक्शन और डाटा ब्रीच भी उसी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जितनी भी ज़्यादा हैकिंग हो रही है आपकी, वो सारी व्हाट्सएप के थ्रू हो रही है, और जितनी भी आपकी कन्वर्जेशंस हैं और जितना आपका प्राइवेट डाटा है, पासवर्ड शेयरिंग होती है, तो बेहतर यही है कि आप अपने पासवर्ड किसी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर ना करें। ठीक है, आप उसको पर्सनल में बता दें या किसी और तरीके से बताएं, और इसके ऊपर आप उसको शेयर ना करें। और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी जो डिवाइस कनेक्टिविटी है, ठीक है, आप उसको हर वाईफाई के साथ जाके कनेक्ट ना कर दिया अच्छा, उससे भी फर्क पड़ता है? जी हाँ, इससे भी फर्क पड़ता है। पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने से आपका डाटा लीक हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप ने क्लियरली ये बताया था कि वो अपनी प्राइवेसी टर्म्स के अंदर उन्होंने लिखा था कि हम जितने भी राउटर्स हैं उनसे जो डाटा आ रहा है हम वो भी कलेक्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा यूज़र है जो कि किसी भी पब्लिक वाईफाई के ऊपर जाके यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप को उसके डाटा का भी पता है और उसके भी सारी ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली जब आप फौरन से ऊपर जाके आई एग्री कर देते हैं ना, उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं, और अगर आप कभी एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको समझ आएगी कि कहाँ पर आपकी प्राइवेसी जो है वो लीक हो रही है, और आप उसको इंटैक्ट कर सकते हैं और बचा सकते हैं। शाज़ेब, सुभान, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। सुभान जायद हमारे साथ थे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, और फटाफट से उन्होंने इतनी ऐसी ट्रिक्स बता दी हैं जो यकीन जानिए कि अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं, बल्कि आप नए फीचर्स को बड़े आराम से समझ कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हैं और मोबाइल रेट्स जानना चाह रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले है जी इन्फिनिक्स हॉट 10, जो आपको मिलेगा 20,999 रुपये में। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन्फिनिक्स नोट 4, 18,700 रुपये में। इन्फिनिक्स नोट 8 लेना चाह रहे हैं आप तो 29,999 रुपीज़ में मिलेगा। और इन्फिनिक्स S5 20,999 रुपीज़, और ये आप स्क्रीन पर जो है वो उसके तमाम फीचर्स भी देख सकते हैं कि कितनी मेमोरी है और रैम कितनी है इसमें। और अब चलते हैं जी मंडी का रुख करते हैं और देखते हैं सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रही है, आज के भाव शामिल करेंगे। फरीहा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा, बताइएगा मंडी की सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी, मैं इस वक्त टाउनशिप सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे दुकानदारों की जानिब से सुबह सवेरे सब्जियाँ जो हैं वो सजाई जाती हैं, सब्जियों का इत्माम किया जाता है लाहौरियों के लिए, और जो शहरी हैं वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पे सब्जियाँ ख़रीदने आते हैं। लेकिन सब्ज़ी मंडी में जो सब्जियों की कीमतें हैं इसमें मुसलसल जो है वो इजाफा देखने को आ रहा है। इस वक्त मेरे पास कुछ सब्जियों का रेट है, इससे मैं आपको आगाह करती जाऊँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मसालों की, जिसके बगैर कोई भी खाना नहीं बनता। जो प्याज है उसकी कीमत 50 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो ये प्याज है ये 40 से 45 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, तो इसकी भी कीमत में इजाफा हुआ है। जबकि जो टमाटर है वो 150, लहसुन जो है देसी वो 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो चाइना का लहसुन है वो 300 रुपये फ़ी किलो, अदरक 300 रुपये फ़ी किलो, और जो हरी मिर्च है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। और इसी तरह अगर हम बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो जो उसकी भी कीमतें हैं उसमें भी मुसलसल इजाफा होता दिख रहा है। आलू की जो कीमत है वो 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। जो शिमला मिर्च है वो 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। करेले 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि जो मटर है वो 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अरवी जो है वो 100, पालक 30 रुपये, जबकि जो गाजर है वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो भिंडी है उसकी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और जबकि जो खीरे हैं वो 60 रुपये में, और जो आजकल क्योंकि सर्दियों का भी आगाज़ हो गया तो साग भी अब हर घर में बनना शुरू हो गया, तो उसकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है। जो बाज़ार में सब्ज़ी मंडी में जो साग है वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो पालक की कीमत है वो 30 रुपये फ़ी किलो है। जो शहरी हैं वो खासे परेशान हैं, उनका कहना है कि दिन ब दिन जो है शहर में, मुल्क में जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ज़ेनिथ शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ आपको मिलेगा 630 रुपये में, और बीफ कीमा जो है उसकी कीमत है 735 रुपये। इसी के साथ मटन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 1450 में, और मटन कीमा है 1585 रुपये में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी जो है वो आपको मिलेगी 221 रुपये में, और उसका बना हुआ गोश्त है 320 रुपये में।
और अंडों की कीमतों की बात की जाए तो रिटेल पर अंडे हैं 182 रुपये, होलसेल पर 180 रुपये और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 181 रुपये में। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैच खूब एंजॉय कीजिएगा, खूब ढेर सारी दुआएं कीजिएगा पाकिस्तानी टीम के लिए। और इंशाल्लाह कल हंसती मुस्कुराती खुशियों के साथ जो है वो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी, क्योंकि हम मैच जीत चुके होंगे। ये है वो कॉन्फिडेंस जो हमारी टीम ने हमें दिया है। तो अल्लाह ताला प्लीज़ हमारी मदद करना और हम आज का मैच जीत जाएँ। सब बोले आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।